स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग आधुनिक भारत यानी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड अंतिम एक्सरसाइज, अंतिम चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहीं पे आज स्वतंत्रता संग्राम की सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और फिर हम लोग किसी और सब्जेक्ट में भी नागरिक या कोई और सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह पे स्विच करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारा जनरली आपको 1922 से 1947 तक की जो मूल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट आप वीडियो में जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1920 में जो हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, और 22 में बंद कर लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद। उसके बाद उन्हें हिरासत में गिरफ्तार किया गया और 22 के बाद उन्हें 24 में जेल से मुक्त भी किया गया। लेकिन उसके बाद वो रचनात्मक कार्य में बिजी हो गए और कुछ समय तक आप देखेंगे कि कांग्रेस में जो था कुछ कोई खास बड़ा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी दौरान आपको जो वो मोमेंट बंद हुआ, इसी से नाखुश आपको क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्जन्म देखने को मिलेगा। पहले क्रांतिकारी पुनर्जन्म इसलिए लिखा गया कि पहले क्रांतिकारी गरम दल के सहायक थे, फिर जैसे पहले आप जानते गरम दल नरम दल अलग हुआ, फिर जुड़ गया, तो अब फिर से इनका पुनर्जन्म हो गया। अब इनके बारे में हम लोग आज से बात करना शुरू करेंगे। चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक क्रांतिकारी गतिविधियां शिथिल रहीं। 20 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का सत्याग्रह किया गया। वापस लेने के बाद क्रांतिकारी पुनः हो गए। अब इससे क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संघ को की स्थापना किसने की? तो सचिचंद्र, यतिचंद्र और जोगेश ने संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी दलों को संगठित कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन संघ की स्थापना की। सरकार को कुचलने के लिए बंगाल ऑर्डिनेंस, क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सरकार के द्वारा बंगाल ऑर्डिनेंस नामक दमनकारी कानून लाए। क्रांतिकारी युवक ने अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए 1925 में काकोरी कांड एक फेमस है, आप भगत सिंह वगैरह की मूवी वगैरह भी देखे होंगे। तो उस समय काकोरी ग्राम में आप कह सकते ट्रेन रोककर लूटी थी। लगभग 8,000 रुपये मेरे ख्याल से याद है जितना, उतने खजाने को लूटा था। यह घटना काकोरी कांड से प्रचलित है, जिसमें 40 लोग गिरफ्तार किए गए। बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल, लहिरी जी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई और सचिचंद्र बख्शी, सचिचंद्र सान्याल को काले पानी की सजा और आपका मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष के और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। यानी काकोरी कांड में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। आप जानते हैं कि ये लोग गरम दल या क्रांतिकारी संगठन से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन जो भगत सिंह की मूवी में भी आप देखे होंगे में बचे, स्पेशली आपके चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में फेमस है, ये पकड़ में नहीं आते थे इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों के। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और उनके साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, थोड़ा सा चेंज किया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। और ये आप ये जब चल रहा था उसी समय आप कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत 1928 में जुलूस का नेतृत्व किया और सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की लाठी की चोटी से गंभीर रूप से घायल हुए और 28 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुछ कांड जैसे कि आप याद रख सकते हैं। काकोरी कांड आपको कब हुआ? तो 25 में हुआ था, 1925 में। उस समय भगत सिंह मिलने ही गए थे, इन लोगों से जुड़ने ही गए थे क्रांतिकारी बनने के लिए। ठीक है, फिर वहाँ गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद भगत सिंह लगातार बहुत सारा मूवमेंट साथ में किए। ठीक है, और एक लाहौर बम ब्लास्ट भी एक फेमस है, उनमें उनको गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में उनको बेल पर छुड़ाया गया। फिर उससे पहली बार उसी में जेल गए थे। उसके बाद 28 में आप कह सकते हैं जब सैंडर्स ने आप कह सकते हैं कि आप लाला लाजपत राय की हत्या कर दी, तो 17 दिसंबर 28 के दिन क्रांतिकारियों ने सैंडर्स पे गोली चलाई। मूवी में भी देखे होंगे, इनका प्लानिंग किए थे आई थिंक सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने उन पर गोली। 8 अप्रैल सन 1929 के दिन पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था, जिनका उनमें प्लान था कि बम
असेंबली में फेंकेंगे, लेकिन कोई आदमी घायल ना हो ऐसे फेंकेंगे, क्योंकि उन्हें पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। और उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे और असेंबली में उन्होंने पर्चे भी फेंके थे। इनमें उनका बम से किसी को हताहत करना एम नहीं था, अपनी बात रखनी और विरोध करना उनका एम था, इसीलिए उन्होंने फेंका। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको 1929 में वहाँ पे जैसे ही वो बम फेंका, और वहाँ पे आप जानते हैं कि गिरफ्तारी भी वो दे दिए थे और वो गिरफ्तार हो गए थे। आगे बढ़ते, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए। इस कांड में अन्य कई साथी भी गिरफ्तार किए गए। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, ये फांसी उनको बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं दिया गया, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं दिया गया था। सैंडर्स की हत्या में कोई गवाह नहीं था, पहले कोई पता नहीं था कि कौन किया है, लेकिन अंग्रेज़ों ने कुछ आप इन्हीं के साथी को एक तरह से कीजिए, ये टॉर्चर कहिए या जो भी कहिए तरीके से गवाह के रूप में राजी किया, और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में उनको 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 24 मार्च 1931। काकोरी षड्यंत्र में चंद्रशेखर आज़ाद भी सम्मिलित थे, लेकिन वे गिरफ्तार नहीं किए जा सके। ठीक है, भगत सिंह की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने पंजाब के क्रांतिकारी दल के संगठन की जिम्मेदारी यशपाल और भगवती चरण बोहरा को सुपुर्द किया। भगवती चरण की धर्मपत्नी श्री दुर्गा देवी के अतिरिक्त सुशीला देवी और भी इसमें कार्य किए। अपने सहयोगी के मृत्यु दंड का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर और यशपाल ने 23 दिसंबर 1929, देखिए इसमें अभी तक भगत सिंह को फांसी नहीं पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे सहयोगी जो आपके बिस्मिल जी वगैरह थे, तो उनका बदला लेने के लिए वायसराय की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई। 3 पटरी भी आपका उतर गया था, लेकिन वायसराय बच गया था। हरि किशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पे गोली चलाई, गवर्नर घायल हुआ लेकिन बच गया, और लेकिन इसी में उनको गिरफ्तार करके 1930 में ही आपके 9 जून को उन्हें फांसी दे दी गई। 1931 के दिन 27 फरवरी, आप देखिएगा दोनों का आपको आसपास ही मिलेगा, 27 फरवरी 1931 इनका और 24 मार्च, लगभग 1 महीने के अंतर में। पहले चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते कि एक सूचना देने वाला आदमी के द्वारा उन्हें अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद यानी यूपी में अल्फ्रेड पार्क में उन्हें घेर लिया गया, उन पर गोलियां चली, बहुत लोग घायल हुए, लेकिन जब अंत में एक गोली बची, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मार ली थी। अब यहाँ तक जब क्रांतिकारी आंदोलन अभी ज़्यादा एक्टिव है, इस दौरान आपको थोड़ा नरमपंथी है या कहिए कांग्रेस की जो एक्टिविटी है आपको कम देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1930 को जब जैसे ही 31 में ये पूरा ख़त्म हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद खत्म, भगत सिंह खत्म, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा उधर की चीज़ें देखने को मिलेगी। 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिक आर्मी के क्रांतिकारियों ने चटगांव के पुलिस के सत्रागार पर हमला किया, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की शाखा के 2 मुख्य युवतियाँ प्रतिलता, कल्पना दत्त। प्रतिलता ने जलालाबाद के निकट पहाड़ी के तलहटी में एक यूरोपीय क्लब पर रात में धावा बोल दिया, उसमें एक महिला मारी गई, 15 अंग्रेज घायल हुए। तो फिर इसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कल्पना दत्त भाग निकली थी, बाद में पकड़ी गई, उसे आजीवन कारावास हुआ। गांधी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, एंड्रूज के प्रभाव से 1939 में वो रिहा हो सकी, और 1979 यानी 80 में यानी आज़ादी के बाद उन्हें वीर महिला की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वीर महिला की उपाधि किन्हें दी गई। 1931 तक क्रांति आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया। 1931 तक आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जब जब राष्ट्रीय आंदोलन शिथिल हुआ है, क्रांतिकारियों ने अपने त्याग बलिदान से जनता में नव उत्साह और राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत की। अब इसमें आपको कुछ खास नहीं है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो एक्चुअली इस पूरे दौरान में हम लोग 1922 से आपको 27 तक की बातें पढ़ने वाले हैं। 1922 से 27 या आगे भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आगे बढ़ा है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 31 में हुआ है। तो 1922 से 27 तक जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है उस दौरान वो लगभग इनएक्टिव थे, मतलब उतना ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। फिर भी देखते हैं।
असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गति शिथिल पड़ गई। गांधी जी रचनात्मक कार्य में लग गए। 27 में कोई राजनीतिक संगठन आंदोलन नहीं हुआ। उत्तरदायी सरकार प्रगति की। हाँ, अब आता है एक साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन है कि जो 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के तहत आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष में कितना सरकार प्रगति की है उस देश का, इसकी जांच होगी। ठीक है, तो इस जांच को करने के लिए कमीशन बैठी जिसका नाम है साइमन कमीशन, और जिसमें जिसमें साइमन जॉन साइमन उनके अध्यक्ष थे, लेकिन बाकी सारे उसमें मेंबर क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर कैसे अपना बुराई करेंगे बताइए? हम आपके हम बना कोई ऐसा रोल अच्छा काम किए या नहीं किए और ब्रिटिशर को ही दे दिए, कैसे पता? इसका विरोध हो रहा था। भारतीयों ने इसका विरोध किया। 7 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। बम्बई में इसके विरोध किए गए और काले झंडे दिखाए गए। आपको पता है इसी दौरान साइमन कमीशन वापस जाओ नारा में लाला लाजपत राय पे बेरहमी से आप कह सकते हैं डंडे बरसाए गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को भी लाठियां खानी पड़ी थी। ठीक है, जन आंदोलन की बात करें तो आप कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उद्यत हो चुका था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है। देखिए, अधिवेशन में ये घोषणा की गई पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, ये 1930 की बात हो रही है कि आप यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। फिर आती है कि नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है इसके बारे में बात करें। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड वर्क के हेड को विश्वास था कि, अब उन्हें क्या विश्वास था इसके बारे में बता दें। उन्हें लगा कि जो भारतीय हैं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, मतलब कि उनको एक चैलेंज दे दिया कि तुम्हें अगर है हिम्मत तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की गई। भारत संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसी रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट है। इसमें याद रखिएगा नेहरू यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही सब बातें आपको लिखी हुई हैं। इसके बाद कांग्रेस का तरुण वर्ग पूर्ण स्वराज की मांग पर अटल था। अब सबको पूर्ण स्वराज की मांग थी कि मुझे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। सन 1928 में कोलकाता अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र पूर्ण स्वतंत्रता का मांग पे कांग्रेस पर जोर दिया। ठीक है, कि कांग्रेस से वो लोग मांग करने लगे कि हमें जवाहरलाल नेहरू भी और सुभाष चंद्र बोस भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता पे बात करनी चाहिए। 1920 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन संगठनों पर जोर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन नए नेताओं के प्रमुख थे। वे मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। यहाँ उनकी जीवनी है। पूर्ण स्वतंत्रता की स्वीकृति के बारे में बात करें तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने यह धमकी दी कि सन 1929 के अंत तक ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक स्वराज नहीं देती है तो यह समिति महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अहिंसात्मक आंदोलन को विवश होगी। मीन्स एक तरह से धमकी दी कि नहीं कीजिएगा तो आंदोलन कर लेंगे, लेकिन अहिंसात्मक। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 29 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लक्ष्य घोषणा की गई कि कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राज के अधीन गुलाम रहना मानवता ईश्वर के प्रति अपराध माना गया, और यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी दिन को खास बनाने के लिए अभी हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी करवाए थे। ठीक है, और राष्ट्रीय दिवस बन गया और प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। ये आपको आगे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। इसी पेज में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1929 के लाहौर अधिवेशन के पारित होने के आलोक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी आरंभ हुई। आंदोलन को प्रारंभ करने वाले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से समझौता करने का प्रयास किया। 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन का एक पत्र आया, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, फलतः गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अब 1930 में गांधी जी ने अपने 79 यानी 79 साथियों के साथ
200 मील यानी अपने साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम की ओर चले। 200 मील की लंबी यात्रा में उन्हें 24 दिन में पूरा किया। हजारों लोग उनके साथ थे और 1930 में यानी लगभग यहाँ से 24 दिन के बाद वो प्रातःकाल प्रार्थना के पश्चात समुद्र तट में नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून भंग कर दिया। इसी को हम लोग नमक का आप कह सकते हैं दांडी यात्रा भी कहते हैं। और इसी कानून को तोड़ते ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सारे देश में नमक का कानून तोड़ा गया। सरकारी सेवक का बहिष्कार करना, शराब, विदेशी दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, सरकार को कर न देना कार्यक्रम सम्मिलित। अब सरकार का दमन चक्र बात करें तो आंदोलन में बहुत सारे नारियों ने शराब दुकान पर धरना दिया, किसानों ने कर देना बंद कर दिया। 90,000 सत्याग्रही को जेल भेजा गया। सब नेता कांग्रेस के जेल में चले गए। ठीक है। उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत में आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्हें सीमांत का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। गढ़वाली फौज ने निहत्थी जनता पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। मतलब जो उनका फौज था वो भी निहत्थी जनता पे नहीं गोली चला रहे थे। तो ये आंदोलन जब तीव्र हो गया और सब गिरफ्तार हो गए, आप देखेंगे कि एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया लंदन में। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में था क्या कि सारे दलों ने भाग लिया, कांग्रेस के कोई भी नेता भाग नहीं लिए। कांग्रेस का सहयोग ब्रिटिश के लिए आवश्यक लग रहा था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को मुक्त किया। 1931 को महात्मा गांधी वायसराय के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए फिर से सवज्ञा आंदोलन भी स्थगित हो गया 1931 में। ठीक है। फिर से 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में सांप्रदायिक दीवार खड़ी करने की कोशिश की। एक दीवार हिंदू मुस्लिम एकता आप कह सकते तोड़ने की कोशिश की गई। वे निराश होकर गांधी जी 1931 भारत लौटे और कांग्रेस ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दी। इस आंदोलन जन आंदोलन का रूप लिया। कुल मिलाकर 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन होता क्या है कि 14 जुलाई 1933 को इस आंदोलन को स्थगित किया गया, क्योंकि आप कह सकते हैं 14 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप भी आया और 7 जनवरी 1934 को महात्मा गांधी संविधान आंदोलन को कम्प्लीटली समाप्त घोषित किया। सभी कांग्रेस नेता जो थे आप कह सकते हैं भूकंप के राहत कार्य में लग गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध और क्रिप्स मिशन। आपको जैसा कि पता है कि 1949 में फिर 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो फासिस्ट शक्ति के विरुद्ध ब्रिटेन को लड़ना था। अब सपोर्ट तो चाहिए ही इंडिया से, तो सपोर्ट वो चाहते थे कि इवन कि कांग्रेस के जो नेता थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वो भी उनको पसंद नहीं करते थे अपोजिशन को, लेकिन वो ब्रिटिशर को भी नहीं पसंद करते थे। इस वजह से वो सपोर्ट नहीं देना चाहते थे। ठीक है। तो अब उधर जो अपोजिशन में आपका है, उधर द्वितीय विश्व युद्ध 1941 में चरम सीमा पे थी। पोलैंड, बेल्जियम आप कह सकते हैं, ये सब आदि को हराकर जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। आप देख सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में इवन कि भारत की सीमा पर भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इसी में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपना एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत की स्वशासी सरकार को बनाने के लिए एक योजना लेके भेजा कि देखो अगर तुम अभी सपोर्ट करोगे तो देखो विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। ठीक है। और क्रिप्स मिशन में कोई कुछ सार नहीं था, कोई कुछ खास नहीं था। उन कांग्रेस ने इस सब चीज़ को ठुकरा दिया, कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि शुरू से ही ब्रिटिशर्स मुस्लिम लीग को स्थापना भी इसीलिए कराया था कि उससे अलग होने उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए। तो मुस्लिम लोगों ने सोचा कि हो सकता है अभी हम मदद करें तो ब्रिटिशर मुझे आज़ादी दे, मुझे अपना अलग मुल्क बना दे, इसलिए मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका सपोर्ट किया, उनकी मदद भी की युद्ध में। ठीक है। और 1942 में वर्धा में कांग्रेस बैठक हुई जिसमें ब्रिटेन से मांग की कि बागडोर अगर आप भारतीयों को सौंप दे अपना, कांग्रेस अपना, नहीं तो फिर आंदोलन करेगी अहिंसक रूप से। 1942 में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और 1942 में ही 2 नारा आपका, एक करो या मरो गांधी जी ने कहा और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एक
जैसे ही आपका विश्व युद्ध खत्म होता है। इस बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने सन 1945 में शिमला में भारत के नेताओं के समक्ष कुछ सुझाव रखे जिससे भारत की वैधानिक समस्या का हल निकल सके। इसे वेवेल योजना कहते हैं। इसके अनुसार वायसराय की कार्य समिति ने वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीयों को रखा जाना था। वो बोले कि देखो तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेके आते हैं कि वायसराय, प्रधान सेनापति जो मेन लीड में होते हैं, ये सब हम लोग रहेंगे, बाकी तुम लोग जो पोस्ट पे रहना चाहो अब रह सकते हो। लेकिन इस योजना में सबसे खराब पक्ष यह थी कि इसमें मुसलमानों और हिंदू का रेशियो सेम सेम था। मीन्स वो ये नहीं थी कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है आप उनका ज़्यादा नंबर रखें, जिनका नहीं, बोले कि अगर हम 10 रखेंगे तो 5 हिंदू 5 मुसलमान, ठीक है, जो कांग्रेस को मान्य ना था। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा जिन्ना को यह अमान्य थी क्योंकि उससे उसका सपना पाकिस्तान की पूर्ति नहीं हो रही थी। बोले कि अगर कांग्रेस तो एक पल के लिए पहले तो वो भी अमान्य कर दिया कि नहीं, इससे सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, उसको ज़्यादा फेवर मिलेगा। लेकिन अगर मान भी ले तो जिन्ना इस बात से एग्री नहीं था क्योंकि इस योजना के तहत अगर कोई एक ही लीडर होगा तो पाकिस्तान नाम का कोई अलग कंट्री नहीं बनेगा, तो वो भी इस योजना से एग्री नहीं था, ठीक है। तब सन 1947 में आपके लॉर्ड वेवेल की जगह माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बन के आए। इस समय इंग्लैंड के लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड एटली की सरकार थी। याद रखिएगा, लॉर्ड एटली सपोर्टिव में थे, वो भारत के प्रति उदार थे। लॉर्ड एटली की सरकार भारत को तुरंत आज़ादी देना चाहती थी, परंतु इस योजना में अपने लेबर पार्टी की सरकार की ओर से लॉर्ड एटली ने यह घोषणा की कि 1948 के जून के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की किसी भी हालत में नहीं रहेगा। वे तब या तो सभी प्रांत को देसी रियासतों अथवा उसे उचित समझेंगे, उसे सत्ता सौंप देंगे। नवनियुक्त माउंटबेटन ने लॉर्ड एटली की वचनबद्धता को साकार करना चाहते थे। फलतः भारत में पद ग्रहण करते उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख, भारतीय राजाओं, सभी प्रांतों, गवर्नर प्रमुखों को 24 मार्च 1947 को से लेकर 15 अप्रैल 1947 तक विचार विमर्श किया। जिन भारतीय नेताओं ने इस बीच उन्होंने मुलाकात की उनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम, जेबी कृपलानी, कृष्ण मेनन, मुस्लिम लीग के अली जिन्ना, लियाकत अली खां, सिख प्रतिनिधि बलदेव सिंह, मास्टर तारा सिंह, राजाओं के प्रतिनिधि बीकानेर, भोपाल के नवाब मौजूद थे। इन नेताओं से विचार विमर्श कर लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष में पहुंचे कि भारतीय समस्याओं का समाधान मात्र वर्ष का विभाजन भारत और पाकिस्तान 2 देशों से है। इस आधार पर उन्होंने एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। जिन्ना ने इसे सहर्ष मान लिया, जिन्ना तो यही चाहते ही थे, मान लिए। माउंटबेटन ने अपनी योजना के पक्ष में कांग्रेस नेताओं को भी कर लिया। उन्होंने बताया कि इसे ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, कर लिया। लेकिन इसका प्रबल विरोध अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी ने किया। गांधी जी मर्माहत हुए। उन्होंने कहा उनके लाश पर ही भारत वर्ष का विभाजन संभव है। वे दोबारा 2 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन से मिले। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अकेले जिन्ना को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य चुनने का हक भी उन्हें दे दिया, परंतु माउंटबेटन और कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के दृष्टिकोण से यह व्यवहारिक नहीं था। बहुत खून खराबा हो चुका था। कलकत्ता, मुल्तान, खासकर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में हजारों मौत के शिकार हो चुके थे। लीग का रवैया कुछ ऐसा था कि अंतरिम सरकार हर रोज़ हर बात पर झगड़ा होता था। जिन्ना कहते थे ये सरकार मंत्रिमंडलीय सरकार नहीं है, सभी वायसराय काउंसिल के सदस्य हैं और अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। नेहरू कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लिए सरकार चलाना असंभव हो गया। तंग आकर उन्होंने विभाजन की योजना स्वीकार की और भारत विभाजन में कुछ मूल बातें आपको रखी गई कि बंगाल और पंजाब का गैर मुस्लिम आबादी का क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं जाएगा। असम का सिलिकट जिला पूर्वी पाकिस्तान का भाग होगा क्योंकि वहाँ के मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। पंजाब के गैर मुस्लिम जो क्षेत्र थे आपके पंजाब में वो आपके पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। मतलब जहाँ पर भी मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है वो पार्ट आपका एक तरह से समझिए कि पाकिस्तान में, और जहाँ हिंदू ज़्यादा है वो पार्ट यहाँ पे। उसके अलावा भी था कि पश्चिमोत्तर प्रांत में जनमत संघर्ष किए जाने के बाद निर्णय होगा। पश्चिमोत्तर प्रांत में वो जो जनता का मत होगा उस हिसाब से निर्णय होगा। पाकिस्तान की अलग संविधान सभा होगी। देसी नरेशों का भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट होगी। मतलब जो वहाँ के देसी नरेश थे वो भारत या पाकिस्तान में मिलने या रहने की छूट होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी और इसी से आपको भारत की आज़ादी आपको मिली।
इस हिसाब से आपकी पूरी कहानी आधुनिक भारत में जो आपका खासकर अंग्रेज़ से रिलेटेड जो बातें थी मैंने ख़त्म कर दी। इसके बाद कुछ चीज़ें आपकी आएगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड असेंबली वगैरह, तो उसका एक वीडियो हम बना देंगे। बाकी आपका राष्ट्रीय आंदोलन तक की कहानी यहीं समाप्त होती है। जो भी वीडियो है उसमें सारी एससीईआरटी की बातें की गई हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीज़ें आनी संभव है। बस एक रूट मैप मन में बनना ज़रूरी है कि कौन सा इंसिडेंस कब हुआ और कुछ मूलभूत डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे और फिर ये तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग शायद नागरिक या भूगोल शुरू करने वाले हैं, कक्षा 8 की ही एससीईआरटी की बुक। धन्यवाद।